पूनम त्यागी है और आप लोगों के शहर में आके, हैदराबाद में आके बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं इस शहर से। शादी के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर साहब के साथ आई थी तो इसी शहर में आई थी और मुझे बहुत पसंद आया था उस समय की सिटी। और आज तो बहुत डेवलप हो गया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। उस समय भी बहुत अच्छा लगा, राइट। यहाँ का खाना पीना सब कुछ वो सब बता चुके हैं, तो बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है मेडिकल से। कल शायद हम लोग वहाँ पर जाएंगे, राइट। वो घर देख के आए जो एक रूम से हमारी ज़िंदगी शुरू हुई, ओनली वन रूम, राइट। वहाँ से हमने अपनी लाइफ स्टार्ट की। तो मेरा जन्म बिहार में हुआ, बिहार की राजधानी पटना में मेरे पापा की जॉब थी वहाँ पे, तो वहीं हम सब भाई बहन हुए और वहीं हमारी स्कूल की एजुकेशन हुई। स्कूल की एजुकेशन 10th तक मेरी बिहार में हुई, पटना में। और उसके बाद फिर पापा की जॉब में ट्रांसफ़र हो गया और वो यूपी में ही कानपुर एक सिटी है वहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो हम सब बच्चे भी उनके साथ आ गए और फिर हमारी आगे की एजुकेशन कानपुर में हो गई शुरू। और पापा का जॉब अच्छा था, बढ़िया था, मिडिल क्लास फैमिली में हम लोग गए, तो जितनी जरूरी चीज़ें होती हैं वो सब मिल जाती हैं। सपनों को थोड़ा साइड में रखना पड़ता है, वैसे मिडिल क्लास की लाइफ होती है। पेरेंट्स भी वहाँ पे सेक्रीफाइस करते हैं क्योंकि इनकम कमाने वाला एक, उस समय जो एक ही कमाने वाला होता था घर में, लेडी घर से बाहर जाके इतना ज़्यादा नहीं कमाती थी। और घर में खाने वाले इतने सारे लोग और उनकी पढ़ाई जो भी है, आगे शादियाँ होंगी, तो वो सारे खर्चे एक इंसान को ही करने होते हैं, राइट। तो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, ये अभी समझ में आता है, बचपन में उतनी चीज़ें समझ में आती नहीं है। और बचपन से ही हम लोग बहुत डिमांड करते थे, तो मिलती सब चीज़ की जितनी उनकी कैपेसिटी थी, अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके वो हमारी डिमांड पूरी करते थे। ये भी समझ में आने लगा था कि पेरेंट्स कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बच्चों की खुशी पूरी करने के लिए। तो उसी समय जब मेरा कॉलेज जस्ट स्टार्ट हुआ था तो पापा जिस कंपनी में थे वो कंपनी बंद हो गई और हमारे घर में एक अजीब सा टेंशन भरा माहौल हो गया क्योंकि 4 बच्चे, अभी चारों की पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं हुई है और अलग अलग क्लासेस में थे, बहुत सारे खर्चे थे और उसके बाद सबकी शादियाँ करनी थी। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही थी। तो इस तरीके से फिर बहुत टेंशन होने लगी और हम लोग जब भी डिमांड करते थे तो मेरी मदर जो है वो हमेशा हम लोगों को थोड़ा डरा देती थी, ये बोल के कि अगर ज़्यादा डिमांड करी तो वापस गाँव में जाके रहना पड़ेगा। और शहर में पले बड़े बच्चे गाँव में जाना खुशी खुशी कब पसंद करते जब वेकेशन होते हैं, है ना। लेकिन हमेशा के लिए रहना पड़ेगा तो टेंशन आती थी क्योंकि वहाँ लाइट नहीं थी, वहाँ टीवी नहीं था, वहाँ बहुत सारी सुविधाएं नहीं थी। तो वो एंजॉय करने के पर्पज़ से जब जाते थे तब तो अच्छा लगता था, वहाँ जो सीजन के फ्रूट्स हैं वो खाएंगे और वापस अपने शहर में आ जाएंगे। लेकिन जब वो बोलती थी परमानेंट शिफ्ट होना पड़ सकता है अगर तुम लोगों ने डिमांड कम करना शुरू नहीं किया तो, क्योंकि घर में अभी इनकम सोर्स नहीं है। तो उस समय फिर पापा ने अपना बिजनेस फिर स्टार्ट किया। उनको 3 से 4 साल बहुत स्ट्रगल करना पड़ा और वो टाइम हम लोगों ने देखा है। मेरे छोटे भाई बहन बहुत छोटे थे, उनको कितना समझ में आया मुझे नहीं पता, बट वो स्ट्रगल हमने देखा अपने पेरेंट्स का, किस तरह परिवार को चलाने के लिए, घर में इनकम लाने के लिए उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है और खुद भी कॉम्प्रोमाइज़ किया और साथ में बच्चे भी थोड़ा बहुत तो कर ही रहे थे, राइट। तो ये सिचुएशन जब देखी मैंने तो तब बचपन से मेरे दिमाग में एक चीज़ बैठ गई थी कि लाइफ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ शब्द जो है वो मुझे अपनी डिक्शनरी में फ्यूचर में नहीं रखना है, ऐसा मैं सोचती थी। क्योंकि वो थोड़ा सा एज भी ऐसी होती है कि हम बड़े बड़े सपने देखते हैं और पढ़ाई चल रही थी और मेरा सिंगिंग के फील्ड में जाने का बहुत मन था, लेकिन वो फैमिली ने अलाउ नहीं किया, तो मेरा वो ड्रीम भी वहाँ पे रह गया, राइट। और बचपन से ही यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको गाना गाना सुनना पसंद होगा, हैं ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, कम हाथ उठ रहे हैं, ठीक है। तो उस समय हम लोग क्या क्या सुना करते थे, गाने मतलब के सुनते थे, पर मुझे मोहम्मद रफ़ी के, मुकेश के, लता जी के दर्द भरे नगमे बहुत पसंद होते ना। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, उस समय पता नहीं था क्यों पसंद है, लेकिन उस समय मुझे वो बहुत पसंद है और मैं कुछ गाने हमेशा बहुत गाया करती थी, जैसे कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। और भी गाने थे
कम हो जाए। तो उसी समय 99 में मेरी शादी सबके साथ हो गई। और जब पता चला कि मेरे जो हस्बैंड है वो इंडियन एयरफोर्स में थे तो मैं बहुत खुश हो गई, मेरी फैमिली बहुत खुश हो गई। चलो अब बहुत मज़े आएंगे। मेरा तो बस हर दिन फ्लाइट में गुजरेगा। तो ऐसे ऐसे सपने देखना शुरू हो गया। और जब शादी फिक्स हो जाती है तो पीरियड सपने देखने का ही होता है, राइट। बहुत सपने देखते हैं हम, अभी पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन हमने तो सपने देखना स्टार्ट कर दिया। प्राउड की बात ठीक है। तो पता चला कि वो सिर्फ हैदराबाद में है, तो और खुशी हुई। बहुत बड़े सिटी में जाएंगे, नया शहर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि यूपी और बिहार के अलावा उससे पहले हम लोग कभी कहीं घूमे भी नहीं थे। ये भी एक अच्छा है, नया स्टेट मिलेगा, एक नया कल्चर मिलेगा देखने के लिए। तो वो मुझे शुरू से बहुत अच्छा लगता है बचपन से। तो इस तरीके से मैं शादी होकर इनके साथ आ गई, बहुत बड़े बड़े सपनों के बैग भर, राइट। और शादी हो गई। शादी के 6 महीने के अंदर ही अंदर इनके फादर एक्सपायर हो गए, मदर इनकी पहले से ही नहीं थी। और उसी बीच में हमारा ट्रांसफ़र भी हो गया यहाँ से जैसलमेर। ये भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि हम तो सोच रहे थे अभी 1-2 साल यहाँ पे इंजॉय करेंगे, बढ़िया सिटी है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो गई। और उसके बाद 3 छोटे भाई बहन हमारे साथ आ गए, राइट। अभी ज़िंदगी की शुरुआत भी नहीं हुई थी, मैं बहुत बड़े बड़े सपने लेके आई थी। बचपन से जो कॉम्प्रोमाइज़ देखा था, सोचा था कि यहाँ आके हस्बैंड तो राजा मिले, सब नहीं करेंगे। हर हस्बैंड सोचते हैं वाइफ आएगी तो जो मांगेगी तो वो दे दूँगा, और वाइफ भी ऐसा ही सोचती है। लेकिन जैसे ही ये सारी जिम्मेदारियाँ आई और मैं 3 छोटे भाई बहनों की मम्मी भी बन गई, मुझे बनना पड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए, क्योंकि अपना संस्कार भी ऐसा ही है कि हस्बैंड को हम मना नहीं कर सकते। उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था गाँव में कि हम इनकी जिम्मेदारी ले लेंगे। और फिर धीरे धीरे एक एक करके वो सब हमारे साथ आ गए। उनकी पढ़ाई, करना, खाना सब हमारे साथ हुआ। अभी कुछ साल पहले तक साथ में, फिर सबका सेटलमेंट हो चुका है, अभी वो सारी जिम्मेदारियाँ पूरी हो गई। तो ये हमारी लाइफ है। तो इसी बीच में हम लोगों के दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आते थे बिजनेस के जैसे। मुझे ये बोलते थे जॉब कर लो, लेकिन मुझे जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि एक लेडी अगर जॉब करती है तो बहुत कुछ उसको छोड़ना पड़ता है। फैमिली का क्वालिटी टाइम, राइट। आपके बच्चे आपके पीछे पढ़ाई करेंगे नहीं करेंगे, बहुत सारी टेंशन लेके जाती है। फिर शाम को वो वापस घर में टेंशन लेके आती है, तो हस्बैंड को संभाले, बच्चे को संभाले, उनका काम है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो लेडी कितना भी जॉब करेगी तो करना ही होगी, राइट। और उसके बाद मैं डरती थी कि अगर मैं जॉब के लिए बाहर या काम के लिए निकली तो घर में आने के बाद झगड़े के अलावा कुछ नहीं होगा, राइट। क्योंकि जहाँ पे 2 लोग जॉब करते हैं, वापस जाके मैंने अपने पड़ोस में ही देखा था, इतने झगड़े होते थे बर्तन फेंक फेंक के एक दूसरे के ऊपर। तो मैं बहुत डरती थी। मैंने कहा ऐसी लाइफ नहीं चाहिए मुझे, और ऐसी इनकम भी नहीं चाहिए जहाँ हम कमाने जाते हैं खुशियों के लिए ना, लेकिन घर में आके रोज महाभारत हो, वो चीज़ भी मुझे नहीं चाहिए थी। और बिजनेस तो हम लोग कर ही नहीं सकते थे, और रोज कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी में एक टेंशन महसूस होने लगी थी। उनको भी परेशानी हो रही थी, मुझे भी बहुत टेंशन हो रही थी। 3 बच्चे हैं, आगे और भी होंगे, तो ये सब कैसे चलेगा, सैलरी इतनी सी। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि मेरी डिमांड तो छोड़ो, अभी इनकी ज़रूरतें ही पूरी होंगी। और अपने सपनों को धीरे 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 छोड़ना शुरू किया, वो नीचे कहीं दबते चले गए। लेकिन थैंक गॉड उसी समय डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे सामने आई, और ये अपॉर्चुनिटी वेस्टीज बन के और विनिंग टीम के रूप में हमें मिली। और ये हमने प्लान देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पूरा प्लान का कॉन्सेप्ट देखा तो मुझे एक चीज़ क्लिक हुई कि जब कहीं एक किताब में पढ़ा था कि अगर आपको 1 साल के खाने का इंतजाम करना है तो आप अनाज उगाइए, और अगर आपको 10 सालों तक खाने का इंतजाम करना है तो आप पेड़ उगाइए, और अगर आपको कई पीढ़ियों के खाने का इंतजाम करना है तो लोगों से संपर्क बनाइए, मीन्स नेटवर्क बनाइए। तो ये चीज़ मुझे प्लान देखने के बाद क्लिक हुई, बिल्कुल सही है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ नहीं। आप 16 छोड़ो 32 लाख बना दो, 32 लाख एलओपी पे ले आओ, 4-6 लाख चली भी गई, मर भी गई, खत्म भी हो गई, तो भी घर में इनकम आएगी, राइट। तो वहाँ मैंने रिलेट किया कि अगर पापा के पास भी कई सारे सोर्स ऑफ इनकम होते तो हमें भी वो पीरियड जो है वो झेलना नहीं पड़ता, राइट। तो इस तरीके से एक वरदान के रूप में वेस्टीज और विनिंग टीम हमें मिला है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारी लाइफ में। और जब हमने बिजनेस करना स्टार्ट किया तो उसके बाद एक ड्रीम होता है कि हम बड़े स्टेज पे जाएंगे। इतनी ऑडियो वीडियो सुनी हमने, तो आज उसी विनिंग टीम की बदौलत, उनकी मेहरबानी की बदौलत आज हमारा वो सपना भी पूरा हो गया। आज आप लोगों के सामने हम दोनों हैं और बात कर रहे हैं। तो मैं दिल से थैंक्स
सेमिनार में ही जब किया को सुना था तो क्लिक हो गई थी, बस तभी से लगा था कि हाँ ये इस बिजनेस से अच्छा बिजनेस धरती पे कोई नहीं है। तो ये हमारी मैसेज होगी। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में फिर से बात करेंगे। थैंक यू एंड बैक टू दिस। यस, ట్రాన్స్లేషన్ పార్ట్ నేను చెప్తాను. పూనా మేడం గారు మ్యారేజ్ కన్నా ముందు బీహార్లో జన్మించారు. ఎస్, సో బీహార్లో జన్మించినారు అండ్ వాళ్ళ నాన్నకు 4 పిల్లలు ఉన్నారు. కాన్పూర్ యూపీలో ఉంటుంది, అక్కడే స్కూలింగ్ అయింది. సో మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. సో ఎట్లా ఉంటుందంటే సాక్రిఫైస్ చేసుకుంటూ, అంటే చిన్న శాలరీలో అందరూ చదువు ఏమంటారు అడ్జస్ట్ అయిపోవాలి. సో పెద్దగా ఏం ఆలోచన లేకుండే. సో ఎందుకంటే చదువుకోవాలి, 4కి పెళ్ళిళ్ళు చేయాలి. సో ఎట్లాంటివి కళలు లేకుండే, కాంప్రమైజ్ లైఫ్ మేము గడుపుతుండే. సో కాలేజ్ లైఫ్లో ఒకసారి ఏమైందంటే వాళ్ళ నాన్నగారు ఏదైతే కంపెనీలో వర్క్ చేస్తుండే ఆ కంపెనీ బంద్ అయింది. కంపెనీ ఎప్పుడైతే బంద్ అయింది, ఆ శాలరీ లేదు, ఇప్పుడు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుండే. సో వీళ్ళు ఎప్పుడైనా ఏదైనా అడిగితే వాళ్ళ అమ్మ బెదిరిస్తుందట, మేము ఎక్కువ అడిగితే మనం ఊరికి వెళ్ళిపోవాల్సి ఉంటుంది, ఇది మొత్తం కాన్పూర్ వదిలేసి మళ్ళీ అక్కడ ఊళ్ళో ఉంటామా అంటే, అమ్మ ఊళ్ళో ఉండాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది, అక్కడ ఏమి ఉండదు, లైట్ ఉండదు, టీవీ ఉండదు, ఎంజాయ్మెంట్ ఉండదు అని వాళ్ళు అక్కడే ఉండిపోయినారు. సో ఎక్కువ వీళ్ళు అడగలేదన్నమాట. సో మళ్ళీ వాళ్ళ తండ్రి గారు తర్వాత ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు. 3-4 సంవత్సరాల తర్వాత చాలా కష్టపడి హార్డ్ వర్క్, కాంప్రమైజ్ లైఫ్. సో ఇదంతా చేసుకుంటూ మెల్లమెల్లగా వాళ్ళ లైఫ్ దారికి వచ్చింది. ఈ మేడం గారికి సింగింగ్ అంటే పాడడం అనేది చాలా ఇష్టమైనది, కానీ ఆ పరిస్థితులు అట్లా లేకుండే. సో ఆమె చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని సినిమాల పాటలు పాడుతుండే అట. ఒక సినిమా పాట ఇక్కడే పాడింది, అది మొత్తం బాధాకరమైన పాటలే పాడుతుండే అట. అంటే ఈ జీవితం ఇట్లనే ఉంటుంది, ఏమనుకుంటాము అది జరగదు, జీవితం అంటే కష్టమే ఉండదు, ఇట్లాంటి పాటలు పాడి నాకు అప్పుడు తెలియదు. కానీ ఇట్లాంటి పాటలు పాడితే భవిష్యత్తులో మన జీవితము అదే అట్రాక్ట్ చేస్తుంది, మనం ఏం పాడినామో అదే మనకు దొరుకుతుంది. సో నేను కష్టాలే పాడిన, అందు గురించి నాకు భవిష్యత్తులో కష్టాలు వచ్చింది నాకు తెలియదు. విన్నింగ్ టీంలో వచ్చిన తర్వాత పాజిటివ్ పాటలు పాడాలని నాకు తెలిసింది అని మేడం అన్నారు. ఓకే, సో ఒకసారి గ్రేట్ మ్యారేజ్ తర్వాత 99లో అంటే మ్యారేజ్ ఫిక్స్ అయితే అబ్బా డాక్టర్తో మ్యారేజ్ అవుతుందని చాలా కలలు తీసుకున్నారట. అబ్బా డాక్టర్ అంటే మంచిగా లైఫ్ చాలా బాగుంటుందని హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అయినాము, పెద్ద సిటీ ఉంటుంది, ఎంజాయ్మెంట్ చేద్దామని. కానీ అదే సమయంలో డాక్టర్ సాబ్ వాళ్ళ నాన్నగారు చనిపోయారు, అమ్మ కూడా లేకుండే. సో వాళ్ళ 3 చెల్లెళ్ళు అండ్ తమ్ముళ్ళు వీళ్ళతో వచ్చినారు. సో సడన్గా ట్రాన్స్ఫర్ కూడా అయింది. సో ఒక్క శాలరీ మీద ఇప్పుడు బ్రతికే వాళ్ళు 5 అయిపోయారు. సో చాలా కష్టమైన పరిస్థితులు వచ్చినాయి. ఏమనుకున్నాము, ఎన్ని కళలు నేను తీసుకున్నా, ఎంత ఎంజాయ్మెంట్ అవుతుంది అని, కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితి టోటల్లీ మారిపోయింది. అంటే కాంప్రమైజ్ లైఫ్, రోజు కాంప్రమైజ్ లైఫ్, తక్కువ డబ్బు ఉన్నది. సో అనుకునే అన్ని కళలు ఇక్కడ నేను దాచుకొని ఎక్కడో పడేసిన. సో ఆ సందర్భంలో నేను జాబ్ చేయాలి అని ఉంటుండే, కానీ జాబ్ చేస్తే మళ్ళీ ఇంట్లో కొట్లాటలు అవుతుంది, భార్య బయటకు పోతే ఏదైనా జరగవచ్చు, ఏదైనా అనుకోవచ్చు అని. సో ఆ క్రమంలో మేము చాలా వెతికినాము. అప్పుడు మా జీవితంలో భగవంతుని ఆశీర్వాదంలో రూపంగా మాకు డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అనేది వచ్చింది. సో నాకు చాలా మంచిగా అనిపించింది. ఎందుకంటే ఒక మాట నాకు గుర్తున్నది, మీకు సంవత్సరానికి సరిపోయిన ఏదైనా కావాలి అనుకుంటే మీరు పంటలు చేయండి, అంటే వ్యవసాయం చేయండి. కానీ మీకు 10 సంవత్సరాల వరకు ఆదాయం వస్తూనే ఉండాలంటే మీరు తోట పెట్టండి, మనం తోటలాగా సంవత్సరాల వరకు వస్తుంటుంది. కానీ జనరేషన్స్ అంటే మీ తర్వాత మీ యొక్క వచ్చే తరానికి రావాలి అనుకుంటే నెట్వర్కింగ్ చేయండి, జనాలతో బిజినెస్ చేయండి. సో ఇది నాకు అర్థమైంది. సో ఇట్లాంటి బిజినెస్లో మనం ఉన్నాము, నో కాంప్రమైజ్ లైఫ్లో మేము లీడ్ చేస్తున్నాము, మల్టిపుల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్. ఇది భగవంతుని ఆశీర్వాదం అనుకోవాలి. వెస్టీజ్ విన్నింగ్ టీమ్ లాంటి ఆశీర్వాదం మనకు దొరికింది. సో ఇంకొక మాకు డ్రీమ్ ఉంటుండే, ఇట్లాంటి పెద్ద స్టేజ్ పైన మేము మాట్లాడాలి, అందరి ముందు మా రికగ్నిషన్ కావాలి. ఇవాళ ఆ కళ కూడా మాది నిజమైంది. సో ఇదంతా భారీ
చేసుకుంటూ ఇవాళ ఇక్కడ వరకు వచ్చాను. సో చాలా మంచిగా అనిపిస్తుంది. ఇది మా స్టోరీ. థ్యాంక్ యూ.